आपका दोस्त, आपका भैया मिस्टर शरीफ आ गया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वन शॉट के साथ। मेरे साथ बने रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को पढ़ते रहिए। एक ही खेला सब पे भारी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चली। ठीक है, ओ नहीं तो दिल नहीं, बेसिक नहीं तो केमिस्ट्री नहीं। आइए शुरू करते हैं, सही से बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है? पहले देखिए, केमिस्ट्री होता है साइंस का वो ब्रांच है जहां से एटम, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता लगाया जाता है। और क्या है वो? स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर। पहली बात होता है एटम, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है? एटम का मतलब क्या है? मान के चलो मैंने बोल दिया मान के चलो ए बी था, कंबाइन वो सी आ गया, बन गया ए सी प्लस बी। मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसमें बी वहां से निकल गया, सी आ गया। वहां पे क्या हुआ? एक्सचेंज या तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और क्या हुआ? स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर। मैटर क्या हुआ? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो चीज आप देख रही हो, जो मैटर है, उसका कुछ शेप होगा, उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा और उसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा। जैसे आपके मैटर है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, आपके कुछ स्ट्रक्चर है। इस तरीके से कंपोजिशन मतलब किससे वो बना हुआ है। ठीक है, देन होता है इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में क्या होता है? मेनली एनसीईआरटी का बेस पे 3 टाइप होता है: केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, केमिस्ट्री इन मेडिसिन। एग्रीकल्चर में आता है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो सकता है, हर्बिसाइड एक्सेट्रा। केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट, पॉलीमर, डाइज, आयरन जो लिखा हुआ है वो माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर में आता है। और केमिस्ट्री इन मेडिसिन या तो वो ड्रग्स, पैरासिटामोल, एंटासिड और विटामिन। ड्रग्स और मेडिसिन, ये जो मेडिसिन होता है वो टेम्पररी यूज किया जाता है, नहीं तो सारी की सारी ड्रग्स भी मेडिसिन होता है। ड्रग्स क्या होता है? जो रेगुलरली ली जाती है उसको ड्रग्स बोला जाता है। आप जो लेते हैं रेगुलरली, जो लेते हैं वो ड्रग्स है, आपको पता है। और जो उन्हीं डिजीज के लिए टेम्पोररी के लिए यूज किया जाता है उसको मेडिसिन कहा जाता है। उसके बाद में और रूल्स का, केमिस्ट्री का फील्ड बहुत बड़ी है। मैं मान के चलो ऐसे बोल दो एवरी है, जैसे आपका कपड़ा है, आप जो खा रहे हो चीज सारी केमिस्ट्री है, आपका घर है, आपका मकान है, सब कुछ केमिस्ट्री। उसके बाद में मैं बोलूं आप जो हेलो हेलो बोल रहे हो वो भी केमिस्ट्री है। मतलब आप जितने भी फील्ड देख रही सारी की सारी फील्ड में केमिस्ट्री ही होता है। समझे? लगभग 99% फील्ड में केमिस्ट्री ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद होता है टॉपिक, कौन सा? मैटर। मैटर क्या होता है? आप तो 9th-10th में जरूर पूछा कुछ मैटर क्या हो, वो मैटर। वहां पे कौन सा मैटर है? वहां पे मैटर होता है सब्सटेंस। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपको पता है जिसके पास कुछ मास है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई क्या है वो होता है मैटर। जैसे एग्जांपल वुड, एयर, वाटर, आप जो कुछ भी ले सकते हैं। देन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई कैसे करें? फिजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है और केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। समझे? क्या होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल। ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है 3 टाइप: सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझे? जो सॉलिड है आपको पता है सॉलिड के पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। जैसे मैंने एक ड्रग कर दिया, वो दिखाई दिया, वो शेप है, वो सॉलिड है ना, उसके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, उसका कुछ शेप है और उसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता है। जैसे मान के चलो मैंने शेप दिया, वो क्या होता है? एक ग्लास में मैंने जब वाटर एंटर किया तो क्या हुआ? वो वाटर ग्लास की शेप ले लिया, उसका पर्टिकुलर शेप नहीं, वो जो लिक्विड है पर्टिकुलर शेप नहीं, वो ग्लास की शेप ले लिया, इसलिए उसका पास शेप नहीं है पर उसके पास वॉल्यूम है। तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है कि नहीं है? गैस के पास ना तो वॉल्यूम है ना तो शेप है। बोलने की मतलब क्या है? आप एक गैस जब भी फैल रही है, गैस क्या होता है? चारों तरफ से फैलता है। आपका जो स्मेल है वो चारों तरफ से फैलता है।
रुका तो नहीं होता है ना, इसलिए उसके पास ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरी होता है मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर, समझे। केमिकल क्लासिफिकेशन में अंदर में आता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखिए प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जैसे एक चीज से बना है। प्योर सब्सटेंस आर दोज व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, दैट मींस वन टाइप्स ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एक टाइप्स ऑफ एटम हो सकता है। मैंने मान के चलो आपको आइस बोल दिया, देखिए आइस बोल दिया, वाटर का मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल्स, समझे, वाटर का मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल्स। ऐसे क्या होता है, आइस की में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मान के चलो प्योर वाटर है, प्योर आइस है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वाटर ही होगा। मतलब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो जितनी भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो फ्यूज होगा वहां पे, इक्वल स्प्रेड। ये क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से एटम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। प्योर मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैं प्योर हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरा वन जीव है अब तक, ठीक है। इसको आपको छोड़ो, वो होता है प्योर सब्सटेंस, समझे, वो होता है प्योर सब्सटेंस। देन प्योर सब्सटेंस में मान के चलो एटम, वहां पे वर्ड एटम, एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। आपको ये पता है जिस पार्टिकल को डिविजिबल नहीं की जा सकती उसको बोला जाता है एटम। एलिमेंट क्या होता है, हाँ वो बात सही। एलिमेंट का मतलब क्या, एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ वन टाइप्स ऑफ एटम होता है। मान के चलो मैंने बोला हाइड्रोजन, वो एलिमेंट है। मान के चलो मैंने बोला S8, ऑक्वर्ड फॉर्म में जो सल्फर एग्जिस्ट करता है, S8, सॉरी S8, समझे, वो होता है ऑक्वर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझे। इससे मान के चलो C60 भी बोल दो, समझे, C60 फ्लोरीन, वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, जिसका वजह से उसको बोला जाता है एलिमेंट। दूसरी होता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने मान के चलो बोल दिया H2 प्लस O2 राइज टू H2, समझे, H2। तो ये जो H2 है वहां पे क्या होगा, अलग अलग एटम है, उसी को बोला जाता है कंपाउंड, ठीक है। देन हुआ केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस हो गया। और मिक्सचर, किसका, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, या तो वो हो सकता है होमोजेनियस मिक्सचर या तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब इक्वल स्प्रेड। मान के चलो मैंने ले लिया चीनी पानी, कौन सा पानी, चीनी पानी, समझे। वहां पे जो शुगर का पार्टिकल्स है वो इक्वल स्प्रेड है, इक्वल स्प्रेड, समझे। होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स होता है सेम, समझे। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, डिफरेंट, समझे। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंस। जब भी हमने ले लिया शुगर इन वाटर मतलब चीनी पानी, वो क्या होता है, इक्वली जो शुगर पार्टिकल्स है वो इक्वल स्प्रेड हो जाएगा, तो उसको लगता है होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मान लीजिए आपका मिक्सचर है, आप जो खाते हो ना, मान लीजिए चलो वो दीजिए, वहां पे क्या होता है, आपका जो मूंगफली है, बादाम है, समझे कि नहीं, और जितनी भी सारी चीज होता है वो तो इक्वल स्प्रेड नहीं होता ना, समझे कि नहीं। आपका नमक है वो क्या इक्वल स्प्रेड होता है, नहीं, वो कम ज्यादा भी हो सकता है, उसी को बोला है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। देन होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देन होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आपका जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे भी मैटर का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो फिजिकली हम सेंस कर सकते हैं, विदाउट कंपोजिशन चेंज पे जो हमने फिजिकली सेंस कर सकते हैं वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये हो गया। कलर क्या है, आप कलर देख के बता सकते हैं, ऑर्डर स्मेल करके बता सकते हैं, उसको कोई केमिकल चेंज की जरूरत नहीं, ठीक है ही नहीं। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वहां पे केमिकली उसका कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। केमिकल कंपोजिशन मान के चलो मैं पीएच बता दूं, समझे, आपका पीएच बता दो कंपाउंड का। पीएच के लिए क्या होगा, आपको पीएच टेस्ट करने के लिए या तो वो उसको बेस के साथ रिएक्शन करके
उसका कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, समझे कि नहीं। और मान के चलो मैंने बोल दिया रिएक्टिविटी, कितना तेज रिएक्टिविटी है, वहां पे रिएक्टिविटी टेस्ट करने के लिए आपको केमिकल कंपोजिशन में चेंज करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। ठीक है, उसके बाद होता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और तो देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट। देखिए वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लिख दिया फंडामेंटल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है। फंडामेंटल यूनिट, ये जो मेजरमेंट है वो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव यूनिट आता है फिजिक्स में, समझे। और डायमेंशन वगैरह सब कुछ में ही बात करें, समझे, चिंता मत करो। फिजिक्स का वन शॉट उसके बाद आ जाएगा, समझे। यूनिट एंड मेजरमेंट का वन शॉट मैं खुद कराऊंगा, चिंता मत करो। तो वहां पे क्या आता है फंडामेंटल यूनिट। मैंने फंडामेंटल यूनिट क्या होता है वो बता नहीं, क्योंकि उसका जरूरत नहीं, समझे। फंडामेंटल यूनिट एसआई यूनिट का सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का एक रूल है, जहाँ पे उन्होंने 7 बेस यूनिट दिया। कितना यूनिट दिया? 7 बेस यूनिट दिया, समझे। वो जो 7 बेस यूनिट है वो होता है फंडामेंटल यूनिट, समझे। वो 7 बेस यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट। तो वहां पे हो सकता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, समझे। वो 7 बेस फंडामेंटल यूनिट है। सिंबल क्या होता है? लेंथ का एम होता है, मास का एम होता है, टाइम का टी होता है, स्मॉल टी होता है, टेम्परेचर का कैपिटल टी, और करंट का आई होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एम स्मॉल एन होता है, लुमिनस इंटेंसिटी एलवी होता है। लेंथ किसमें आप मेजर करते हो? मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड्स, टेम्परेचर इन केल्विन, करंट इन एम्पियर, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल, समझे। देखिए वो जो लुमिनस इंटेंसिटी वो आपको जरूरत नहीं, वो क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिटी से वो लाइट जा रहा है उसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है लुमिनस इंटेंसिटी का यूज किया जाता है। वो तो आपका जरूरत नहीं, मेनली आपको लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट भी इतना भी जरूरत नहीं, केमिस्ट्री के बेसिस पे, फिजिक्स में तो जरूरत होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जरूरत है, ठीक है। आपको इतना याद रखना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में ना मोल लिखा हुआ है ना, वो क्या होता है कि हम जैसे कैलकुलेट करते हैं 1 kg, समझ गए, 1 लीटर, ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो 1 kg 1 ग्राम लिखा है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री की टर्म में मोल से डिनोट किया जाता है। हम आगे बात करेंगे, समझे। वो हो गया फंडामेंटल यूनिट, मतलब वो बेस यूनिट, उसको यूज करके हम फर्दर जो यूनिट डिराइव करना चाहिए वो क्या है, ठीक है। आपको मेनली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को याद रख लेना, फिजिक्स में उसका सही से डिराइव होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम। देखिए ये जो दे रहा है ना, हम क्या बोल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब पहले का फंडामेंटल यूनिट, उसके बाद प्रीफिक्स। देखिए मैंने एक गलती कर दिया यूनिट से बात करने से, मान के चलो मैंने बोला 10 kg, क्या है वो 10 kg, समझे। मान के चलो 10 kg मैंने बोला, 10 kg में क्या होता है, 10 क्या होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, समझे। वो होता है यूनिट, क्या होता है यूनिट, वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, है कि नहीं। ये जो 10 है वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर है, वो क्या होता है उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है, यूनिट में भी कुछ चेंज हो सकता है। हम जब जैसे वहां पे क्या देखा, वहां देखा फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी, जहां पे आया यूनिट, समझे कि नहीं। वहां पे हो गया, मान के चलो मैंने लिख दिया 10 kg, वो जो kg है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है या तो यूनिट है। वो 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी क्या हो सकता है उसको उससे वो है प्रीफिक्स यूनिट एसआई सिस्टम, समझे। ये प्रीफिक्स क्यों यूज किया जाता है, मान के चलो मैंने बोल दिया 10⁻⁻6 मीटर, ये जो 10⁻⁻6 मीटर है ना, ये 10⁻⁻6 मीटर, उसको हम लिख सकते हैं माइक्रोमीटर, समझे, माइक्रोमीटर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सही से लिखने के तरीका है, समझे। डेसी वो होता है 10⁻⁻1, मिली 10⁻⁻2, सॉरी सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नानो 10⁻⁻9, इसे लिखते हैं, समझे। 10⁻⁻9 ये होता है 10⁻⁻12, पिको फेम्टो होता है 10⁻15, ठीक है। देखिए आखिरी बात होता है वो जरूरत नहीं, वो होता है उसके बाद मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, वो डेका 10⁻1 होता है,
हेक्टो होता है 10 टू द पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12 और पेटा होता है 10 टू द पावर 15। समझे? वो होता है 10 टू द पावर 15। ठीक है, ये जो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेम्टो आटो या तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा ऐसा, ये जो टर्म है ना उसको सिक्वेंसली यूज के लिए लगाया। जैसे मेनली ऑफ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो, सही है, पिको में थोड़ा सा यूज होता है, इतना याद रखिए। वहां पे होता है मेनली डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इतना याद रखिए। मान के चलो मैंने बोल दिया, क्या बोला, 10 to the power 9 मीटर, 10 to the power 9 लेस दैट 10 to the power 9 मीटर। 10 to the power 9 मीटर क्या होता है, वो जो 10 to the power 9 है ना, वो 10 to the power 9 क्या होता है, नानो, मतलब नानो मीटर, इतना ही लिखा है, समझे? क्या है 10 to the power माइनस 9 मीटर मतलब नानो मीटर, ठीक है, वो माइक्रो का सिंबल, ठीक है नहीं, ठीक है, वो होता है प्रीफिक्स। आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते समय जब भी वो पावर में आ जाएगा उसको उस टर्म में ही कन्वर्ट कर दीजिए, समझे? ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद होता है मास एंड वेट। मास क्या होता है, मास जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट्स, मास ऑफ द सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन। एक मान के चलो कुछ मैंने दे दिया, उसका मैंने बोला 10 kg, समझे? या तो 100 ग्राम, 100 ग्राम, ये क्या होता है, ये होता है मास। वेट क्या होता है, देखिए वेट एक्चुअली होता है फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स का हम फिजिक्स में ग्रेविटेशन में सही से बात करेंगे, वहां पे देखिए हमारे जी वैल्यू क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वो जो वैल्यू होता है वेट क्या होता है, मास तो सही है, वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स मतलब क्या है, फोर्स तो पता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है, मास मान के चलो आपको दे दिया 10 kg, क्या दे दिया 10 kg, समझे? 10 kg दे दिया, समझे? उसके बाद होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वहां पे क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, हो गया कि नहीं, 98 न्यूटन, समझे? वो जो न्यूटन है, वेट एक्सप्रेस इन न्यूटन, समझे? न्यूटन, समझे? वो होता है न्यूटन, वो 98 न्यूटन, वो होता है वेट, एक्चुअली वो होता है वेट, मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केजी होता है, समझ गए? वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी, समझे कि नहीं? मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, एक्चुअली ये केमिस्ट्री टर्म में थोड़ा सा यूज होता है, ठीक है? उसके बाद होता है डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट में क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट दिखा, फंडामेंटल यूनिट से हम अब कुछ यूनिट डिराइव करें, समझे? पहले जैसे लिखा हुआ है वॉल्यूम है, हम चलो एरिया से शुरू करते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ होता है, मतलब यूनिट क्या होगा, मीटर इनटू मीटर। ये तो पता है कि ये भी पता नहीं, वो होता है मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, या तो आप लेंथ ब्रेथ हाइट लिख सकते हैं, कोई जो दिक्कत नहीं। वो क्या होगा, लेंथ इन मीटर, आपका जो लेंथ है वो भी मीटर है, आपका जो हाइट वो भी मीटर है, लेंथ मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है? वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस, वो छोड़ो, ये तो कोई बात नहीं। 1 लीटर से क्या होता है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, 1 लीटर से 1000 ml, समझे? 1000 cm क्यूब से 1 dm क्यूब, समझे? 1000 cm क्यूब से 1 dm क्यूब, ठीक है? डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यूनिट थोड़ा सा पता होना चाहिए, समझे कि नहीं? मास क्या होता है केजी, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, क्या हो गया
केजी और मीटर क्यूब। समझे? वो यूनिट पता, ये तो पता है ना, जब भी वो पावर नीचे क्या होगा, प्लस में होगा, ऊपर में जाने से नेगेटिव हो जाएगा, वो तो पता है कि, वो भी पता नहीं। समझे? उसके बाद होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है ये आपका केमिस्ट्री में जरूरत नहीं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद होता है वेलोसिटी। समझे? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो पता है, नहीं तो फिजिक्स में सही से नहीं करूंगा, बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, समझे? मैं सीधा लिख दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसमें मीटर, और टाइम होता है सेकंड। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। समझे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ा सा यूनिट पता है, ये सीक्वेंस होता है, पहले एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, देन होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझे? एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? होता है केजी इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? क्या हो गया बता दो? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे? वो यूनिट थोड़ा सा पता होना चाहिए, कोई बात नहीं। आप पहले वेलोसिटी याद रख लो, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, क्योंकि वो डिराइव होते जा रहा है। उसके बाद आप वर्क, वर्क क्या होता है आप खुद डिराइव कर सकते हो। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा थोड़ा तो याद रख लो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है आपको भी पता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर मीटर मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? अब फोर्स क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, फिर आएगा डिस्टेंस के लिए, फिर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? पावर, पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। समझे? वर्क बाय टाइम होता है। वर्क क्या मिला? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए वहां पे टाइम मतलब सेकंड, फिर डिवाइड कर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2 था, नीचे आ जाएगा सेकंड, जब ऊपर जाएगा फिर -1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड टू द -3। समझे? वो पावर के लिए वो थोड़ा सा डिराइव आना चाहिए। अब नहीं तो मैं फिजिक्स से सही से कराऊंगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा आगे चले। उसके बाद टेम्परेचर स्केल, वो थोड़ा सा याद रखो। टेम्परेचर स्केल कैसे कन्वर्ट होता है? पहले डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, इससे लिखा जाता है, पता है? थोड़ा सा कैपिटल सी और, समझे? होता है डिग्री, पहले डिग्री, देन होता है सेल्सियस। समझे? ये डिग्री होता है सेल्सियस, देन होता है डिग्री फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट, केल्विन को सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है कि, समझे? उसका इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। वो डिग्री सेल्सियस क्या हो वो पता, कोई जरूरत नहीं, आप तो ये बचपन से आप पढ़ते आए। डिग्री सेल्सियस को जब फारेनहाइट से डिग्री करो, केल्विन से करो तो कैसे किया जाए? डिग्री फारेनहाइट क्या होता है? देखिए वो होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। समझे? वो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। मान के चलो डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं, आपको फारेनहाइट में कन्वर्ट से वो फॉर्मूला हो जाएगा। केल्विन के लिए क्या होता है? केल्विन क्या होता है? 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। समझे कि नहीं? वो कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि कहां पे डिग्री दे देगा तो फिर आपको केल्विन को पता, क्योंकि स्टैंडर्ड लगभग केमिस्ट्री में केल्विन ही यूज होता है, इसलिए आपको वो डिग्री में दे देगा तो फिर आपको केल्विन में करना पड़ेगा। इसलिए आप डिग्री, जो डिग्री से केल्विन, वो फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना चाहिए। समझे? मान के चलो मैंने आपको बोल दिया 25 डिग्री, क्या बोला? 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, उसको आप केल्विन में करो, क्या होगा बता दो? आपको तो ये पता है ना, 273.15 प्लस 25 प्लस 25, है कि नहीं?
प्लस 25 क्या हो जाएगा 892.15 298 केल्विन हो जाएगा, है कि नहीं? उनको फारेनहाइट में क्या होगा बता दो, फारेनहाइट में क्या होगा, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, डिग्री सेंटीग्रेड कितनी 25 प्लस 32, 5 ये होता है 5, 9 to 5 होता है 45 प्लस 32 कितनी हो जाएगा बता दो जरा, 5 to 7 437 77 डिग्री फारेनहाइट, समझे? ये कन्वर्ट आना चाहिए, मेनली डिग्री से केल्विन आना चाहिए, ठीक है? अब बता दो कमेंट में क्या होगा, सिर्फ इजी ही दे रहा हूं 35 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन और दोनों फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, ठीक है? कमेंट बताना। चलो उसके बाद होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन देखिए, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, एक्चुअली एक नंबर लिखने की एक तरीका है, एक नंबर है, समझे कि नहीं? साइंटिफिक नोटेशन लिखने की तरीका है, समझे? तो ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे टू राइट द नंबर दैट इजियर टू रीड अ कैलकुलेशन ऑफ एक्सट्रीमली लार्जर या तो एक्सट्रीमली स्मॉलर नंबर। जो एक्सट्रीमली लार्जर या तो एक्सट्रीमली स्मॉलर नंबर होता है उसको लिखने के लिए क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का यूज होता है, समझे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n into 10 to the power n होता है, समझे? where n is the exponent having positive or negative value हो सकता है, छोड़ो n is and capital N is the number varies between 1 to 9.99, ठीक है? क्या बोल रहा है, वो जो वैल्यू है आप जो भी दी हुई है आपको पहले मान के चलो मैंने वहां पे दी हुई है 2 3 वो दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट पॉइंट के रखना चाहिए, 2 पॉइंट, समझे? पॉइंट पे पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रखना चाहिए, उसके बाद 32508 दो डिजिट पॉइंट के बाद चले गए मतलब 10 to the power 2 हो जाएगा, समझे कि नहीं? 10 to the power 2 हो जाएगा। और क्या होगा, ये कितने डिजिट है, आपको एक डिजिट रखना चाहिए पॉइंट से पहले मतलब 1.6 हो जाएगा, क्योंकि वो भी जीरो है वो तो काम की नहीं, 1.6 इंटू 10 to the power कितनी होगा बता दो। देखिए वो यूनिट कितनी 1 2 3 4 5 डिजिट है, वो कितनी डिजिट पॉइंट के बाद पहले जा चुका है, 1 2 3 4 जा चुका है, 4 यूनिट सिर्फ 6 पॉइंट के बाद मतलब 4 हो जाएगा, 10 to the power -4 हो जाएगा, समझे? वो ऐसे ही लिखा जाता है, वो होता है साइंटिफिक नोटेशन, समझे? एक वहां पे n हो गया 1.6, वो हो गया n और कैपिटल N हो गया पावर, समझे? एक्सपोनेंट, ठीक है नहीं? वो होता है साइंटिफिक नोटेशन। एक्चुअली क्या होता है, मान के चलो मैंने बोल दिया आपका लार्जर नंबर आता है जिससे मैंने बोला 1 मोल, क्या बोला 1 मोल, 1 मोल क्या होता है ये तो पता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 होता है, 23 होता है। मान के चलो मैंने 6.022 इंटू उसके बाद मान के चलो मैंने ऐड कर देगी कितना मल्टीप्लाई कर देगी 10 to the power 23 मतलब क्या होगा 6022 बार में कितने जीरो होगा 23 से 3 पॉइंट जा चुका है मतलब 20 जीरो आ जाए, मैं सिर्फ उसे लिख दिया 20, समझे? 20 जीरो, ये जब 20 जीरो ऐसे इतना नंबर क्या कैलकुलेशन किया जा सकता है, वो लिखा ही जा सकता है, इसलिए इजी करने के लिए ये साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया जाता है, समझे? या तो लार्जर नंबर हो या तो स्मॉलर नंबर हो, दोनों नंबर को क्या जाता है एक स्टैंडर्डाइज्ड नंबर भी दिखाया जाता है। जैसे पॉइंट से पहले सिर्फ 1 डिजिट रहेगा, 1 डिजिट क्या होगा 1 डिजिट होगा मतलब 1 से 9 तक हो सकता है, 1 से 9 तक हो सकता है, और क्या 10 हो जाएगा तो 2 डिजिट हो जाए, वो लिखा है 1 से 9.999, वो भी क्या बताने जरूरत है क्या, क्योंकि 1 डिजिट रखना है तो 10 तो 2 डिजिट हो जाएगा ना, समझे? 1 डिजिट रखना है ना, जीरो नहीं रखना है, समझे? वो हो गया साइंटिफिक नोटेशन, जितने भी आप नंबर दिए वो हो सकता है। और साइंटिफिक नोटेशन में वो थोड़ा सा भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ नंबर है जो आपका 6th स्टैंडर्ड की एजुकेशन है। कैसे देखिए, मान के चलो बोल दिया एडिशन की बात कीजिए 6.2 इंटू 10 to the power 2
ऐड करो कितनी से 3.2 इंटू 10 टू द पावर वो बोल रहा है कि वो दोनों को ऐड कर 10 टू द पावर 6.2 ऐसे बोल रहा है 6.2 प्लस 3.2 ब्रैकेट दो वहां पे लगो 10 टू द पावर 2 वही बोल रहा है समझे वो क्या हो जाएगा 2 to 4 6 3 हो जाएगा 9 होगा 9.4 इंटू 10 टू द पावर 2 वही बोल रहा है वो एडिशन बोल रहा है वो तो 6 की खेल है ना वो जो दोनों जो कि ऐड होगा पावर एक साइड हो जाएगा फिर दोनों को ऐड करके पावर ही मल्टीप्लाई कर देंगे वही है ना आपको मान के चलो डिवीजन की वर्ड बोल देंगे 1.5 बाई 1.5 इंटू मान के चलो वहां पे 10 टू द पावर 10 नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 8 वो नंबर है वो आप कैसे करोगे सर वो डायरेक्ट नंबर है वो पावर दी हुई ठीक है तो क्या हो जाएगा 1.5 बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 8 वो बोल रहा है जब भी पावर नीचे में था जब भी ऊपर जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 10 से 8 2 हो जाएगा इतनी जब भी मल्टीप्लाई होगा वो पावर ऐड हो जाएगा डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन लेकर के दोनों नंबर को या तो ऐड कर लो या तो सब्ट्रैक्ट करो वो भी दे रहा है वो तो 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड की टॉपिक है ना उसके बाद होता है सिग्निफिकेंट फिगर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा कुछ ज्यादा जो डिफिकल्ट है कोई डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा सा ध्यान से सुनो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर में डिफिकल्टी नहीं है थोड़ा सा रूल पता लगा लो तो हो जाएगा पहला क्या होगा अदर नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट मतलब आप जितनी भी नंबर लिखो जिसके पास जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट है मान लीजिए मैंने 1.001 भी दे ऐसे नंबर थोड़ी सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है मान के चलो मैंने बोला 2.332 ये चार नंबर है कोई जीरो नहीं है कोई जीरो नहीं है कोई जीरो नहीं है मतलब सारी सिग्निफिकेंट है जीरो इमीडिएट टू नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट मतलब मान के चलो मैंने 2.02223 लिख दिया समझे वो जो जीरो है दोनों सिग्निफिकेंट क्यों सिग्निफिकेंट बोल रहा हूं क्योंकि वो नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट है वो तो मैं बोल रहा हूं जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है पहले का दो नंबर में बोल रहा हूं जब भी जीरो बीच में रह जाए तो सिग्निफिकेंट है जीरो बिफोर द सिग्निफिकेंट फिर आपका सिग्निफिकेंट मान के चलो मैंने बोला 0.0000023 जो भी देखो ये जो जीरो है सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब एक नंबर से पहले जितनी भी सारे जीरो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा थर्ड टर्म वही होगा समझे जीरो आफ्टर द सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट मान के चलो मैंने बोल दिया देखिए ओवर जीरो आफ्टर द सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट मान के चलो मैंने वहां पे लिख दिया वहां पे एग्जांपल लो 2.332 सिग्निफिकेंट डिजिट कितना 4 है कि नहीं सारे नंबर जीरो जीरो करके देखो वहां पे क्या होगा 2.023 सिग्निफिकेंट डिजिट सारी 4 क्यों 4 1 क्योंकि जीरो बीच में आ गया थर्ड में क्या जीरो बिफोर द सिग्निफिकेंट जीरो वो जो जीरो है वो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट डिजिट की पहले आ रहा है समझे मतलब वहां पे 2 से होगा सिग्निफिकेंट डिजिट वो हो जाएगा 2 जीरो आफ्टर सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट नहीं तो नहीं होगा मान के चलो मैंने बोल दिया 2.0000001 समझे वो तो है फिर जीरो मैंने दिया वो भी जीरो हो जाएगा सिग्निफिकेंट क्योंकि डेसिमल के बाद समझे वहां पे सिग्निफिकेंट ये तो दोनों सिग्निफिकेंट है दोनों डिजिट के बीच में जो जीरो वो भी सिग्निफिकेंट है समझे कि नहीं बाद में जो जीरो वो भी सिग्निफिकेंट है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 वहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट रखेगा 8 समझे क्या बोला डेसिमल के बाद होना चाहिए जीरो समझे कि नहीं वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा डेसिमल के बाद जितने भी जीरो है सारे सिग्निफिकेंट है समझे कि नहीं या तो वो डिजिट के अंदर में हो डिजिट के बाहर में समझे देयर काउंटिंग नंबर फिक्स नंबर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखिए वो कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है मान के चलो मैंने बोल दिया क्या एक दर्जन केला मतलब 12 बनाना समझे उसके पास क्या फिक्स नंबर है मतलब उसको आप जैसे भी बता सकते हो इनफाइनाइट बोल रहा है वो एक टर्म है नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता समझे वो यूज नहीं होता है जनरली वो ही यूज होता है वो चार टॉपिक पहले होता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट मतलब जो जीरो नहीं है
सारी की सारी सिग्निफिकेंट, उसी से डिराइव होगा। जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो, मान के चलो दो नंबर के बीच में जीरो आ जाएगा, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मान के चलो डेसिमल के बाद जब जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल से पहले जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं। समझे? इतने ही पॉइंट, 4 पॉइंट याद रख लो, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। समझे? देन होता है राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। राउंडिंग ऑफ आप कैसे करोगे? ये राउंडिंग ऑफ देखिए, वो जो सिग्निफिकेंट फिगर है आप छोट इतना इजी मत समझो, वो जरूरत होता है। समझे? जे 11 सीक्वेंस वहीं से भी वो यूज होता है। समझे? सिग्निफिकेंट आपको राउंडिंग ऑफ करना भी चाहिए। क्या होता है, मान के चलो मैंने लिख दिया एक नंबर 2.3456, समझे? और एक नंबर लिखा 2.3453 लिखा, और एक नंबर लिखा 2.345, समझे कि नहीं, 543 लिखा। समझे कि नहीं? मान के चलो मैंने बोला आपको राउंडिंग अप करो 4 डिजिट, कितने तक? 4 डिजिट। मतलब आप इस लेटर को इसे लिखो कि 4 डिजिट तक वो हो सकता है। समझे? 4 डिजिट मतलब 1 2 3 4 लगो, वो 6 को आपको हटाना है। आप कैसे हटा सकते हो? वो पहले था आफ्टर द लास्ट राइट मतलब वो राइट, आपको 4 होना है, मतलब लास्ट राइट मतलब अभी 5 है। इफ द नंबर इज लेस देन 5, उसके बाद आफ्टर द लास्ट राइट सिग्निफिकेंट डिजिट, लास्ट राइट वो होगा, वो लास्ट राइट होगा। लास्ट राइट का सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद जो डिजिट है, इफ इट इज लेस देन 5 डोंट देन नो चेंज एक्सप्रेस। वो जब भी लेस देन 5 होगा वो कैसे? ठीक है, वो कैसे देखिए, आप 5 आपकी मान के चलो 4 डिजिट तक करना है, 5 के बाद जो नंबर है वो 3 है, 3 तो 5 से लेस है, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, 5 का कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो डिजिट हो जाएगा 2.345। एक हो गया। 2 नंबर बोला है आफ्टर द लास्ट राइट, आपको सिर्फ ऐसे देखना है, वो गिवन होगा कि आप कितनी तक राउंडिंग अप करोगे। समझे? वहां पे मैंने बोला 4 डिजिट तक आप राउंडिंग अप करो। समझे? हो सकता है आपको 3 डिजिट तक बोल सकते हैं। समझे? 3 डिजिट तक, समझे, वो पे हो जाएगा। इसलिए आफ्टर द लास्ट राइट सिग्निफिकेंट डिजिट इफ द नंबर इज मोर देन 5 देन आर 1। जैसे इस केस में देखिए 4 डिजिट तक हमको करना है, 5 डिजिट आपका लास्ट राइट नंबर है, उसके बाद है 6, वो तो 5 से ज्यादा है, जिसका वजह से प्लस 5 में क्या होगा, 1 आर हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा 2.346 हो जाएगा। ये मत समझना वो 6 आ गया, वो नहीं, 5 से प्लस 1 ऐड हो गया। ठीक है? अर्थात हम बोल रहा है कि मान के चलो वहां पे वो जो नंबर है उसके बाद मान के चलो उसको 3 डिजिट तक आप करना है, 3 डिजिट तक 3 डिजिट तक करना है। 3 डिजिट तक करने से क्या हो, 3 डिजिट मतलब इतनी तक, उसके बाद मान के चलो तो वहां पे 5 आ गए ना, तो वो 5 से सान है या तो बड़े, तो क्या होगा, ये नहीं तो छोटा है या तो वो बड़ा है, इसलिए क्या होगा वहां पे उस नंबर को क्या किया जाएगा 2.34543 है। आपको कितनी 3 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है, मतलब आपको जो भी हो जाए 3 डिजिट ही लिखना है। समझे? 3 डिजिट उसको हटाना है। वो बोल रहा है इफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अभी 4 है, इफ इट इज देन 5 हो गया, देन नंबर 5 हो गया, तो 5 को आप ना तो उसमें प्लस 1 ऐड कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते, उसके बाद कौन सा नंबर उसको दिखना पड़ेगा। समझे? उसमें बाद होता है या तो 4 है, 4 मतलब क्या है, 4 मतलब वो क्या है, इवन है। मान के चलो वहां पे 4 हो गया, तो इवन मतलब वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब 2.34 सिर्फ वो सिर्फ 2.34 हो जाएगा। समझे? मान के चलो 5 के बाद वहां 4 ना आके 5 6 7 हो जाता और नंबर आ जाए, वो नंबर आने से क्या होता है 1 ऐड हो जाता है। समझे? क्या हो जाता 2.35 हो जाता। समझे? वो जो लास्ट डिजिट है वो गिवन होगा अप टू 3 डिजिट, मैंने बोला उस नंबर को 3 डिजिट तक ले। समझे? को कहा 4 डिजिट होगा कोई बात नहीं, वहां पे यदि इवन होगा चेंज नहीं होगा, ओड होगा तो थोड़ा सा चेंज। ठीक है? हो गया? और राउंडिंग ऑफ है, मतलब आप पहले तो सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल दिया, जहां पे होगा अल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट
zero in between two non-zero digits are significant, zero before the significant digit are not significant, zero after the significant, but after decimal point are significant. वो चारों पॉइंट से आप सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल लिया, उसके बाद उस डिजिट से भी आपको कभी रिड्यूस करना पड़ता है, समझे, कभी रिड्यूस करना पड़ता है, या तो वो एक डिजिट, दो डिजिट, जो रिड्यूस करना पड़ता है वो रिड्यूस को बोला है राउंडिंग ऑफ, मतलब आप सही से लिखो, समझे कि नहीं, वो होता है राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। और उसके बाद ऑपरेशन क्या आता है, ये तो राउंडिंग ऑफ होता है, उसके बाद ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, ऑपरेशन मतलब कैसे यूज करोगे, आपका सिग्निफिकेंट डिजिट मान के चलो मैंने दे दिया 2.34 प्लस 2.3456 प्लस 2.43, उसको लिखो क्या होगा, उसमें कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट होगा, वो हो जाएगा 6 5 4 3 होता है 7 7.4, आर्थ कर दिया। उसके पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है वो बोला था ऑपरेशन, वो बोल रहा है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, अब जितनी भी आप लो नंबर जिसके पास लीस्ट होगा इतनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रिजल्ट में ही आएगा। वहां पे 3 है, मतलब सिर्फ वहां पे 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, वो दोनों नहीं होगा, समझे, वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं, समझे, वो ही बोलना है। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन पहले कर दो, तो वो करने की बजाय आप डायरेक्ट देखो कितनी डिजिट है, मान के चलो आपको पता करना है क्या हो 6.22 इंटू 6.234, आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा रिजल्ट में, समझे, हमको करने की कोई जरूरत नहीं, जिसके पास लिस्ट होगा वो होगा, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, समझे, मल्टीप्लिकेशन दो, डिवीजन दो, एडिशन दो, जो भी दो, कुछ मतलब नहीं, जिसके पास लिस्ट नंबर है उतनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, समझे। देन होता है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिशन मतलब प्रिसिशन और दिखाना पड़ेगा, प्रिसिशन मतलब मान के चलो मैंने मुन्ना, रहीम और रूबी तीनों क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, समझे, उन्होंने फर्स्ट, समझे, सेकंड, थर्ड, उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट किया। मुन्ना ने पहले रिजल्ट एक टाइट्रेशन, मान के चलो टाइट्रेशन किया, मुन्ना का पहले रिजल्ट आ गया 2.3, कितना आएगा 2.3, सेकंड में आ गया 2.8, उसके बाद आ गया 4, समझे, बढ़ते गया। रहीम ने क्या किया, पहले आया उसके पास 2.4, फिर आया 2.5, फिर आया 2.4, समझे। रूबी का क्या है, उसके बाद 2.2, 2.8, वो आ गया 3। वो जो दी हुई है ना वो टाइट्रेशन भी, टाइट्रेशन भी उन्होंने भी 3 टाइम टाइट्रेशन किया, सेम क्वांटिटी का टाइट्रेशन किया फर्स्ट बार। अब ये तो क्या होगा, रहीम ने भी टाइट्रेशन किया, रूबी ने भी टाइट्रेशन किया। बुलेट ले टाइट्रेशन पता है कि नहीं, बुलेट लेकर के आप बीकर में टेस्ट करते हो, वो होता है टाइट्रेशन, समझिए। वो जो टाइट्रेशन किया उस टाइट्रेशन का वो वैल्यू है, वो रीडिंग है, तो वो किसकी ज्यादा प्रिसिशन, प्रिसिशन मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट टू द सेम क्वांटिटी, फॉर द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी दिया, वेरियस मेजरमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड 3 टाइप उन्होंने किया। तो जो वेरियस मेजरमेंट है वो वेरियस मेजरमेंट में किसके आसपास रह जाए, किसके आसपास रह जाए। देखिए 2.3 2.8 डिफरेंस का है, कितना डिफरेंस है, वो हो गया 0.5 की डिफरेंस, 8 से 4 2.8 1.2 की डिफरेंस है, समझिए। उसका वो डिफरेंस क्या है, 2.4 है, 2.5 2.4 मतलब 0.1 है, वो डिफरेंस फिर 0.1 है, समझे, वो बराबर आ रहा है। 2.2 से 2.8 वो फिर से आएगा 0.6 डिफरेंस है, और 2.8 से वो होता है 0.2 डिफरेंस, ये डिफरेंस है, समझे, वो डिफरेंस। वो बोल रहा है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, कितना आसपास है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट दिया उसके कितना आसपास है, वो देखिए आसपास है 2.4 2.5 2.4, समझे, वो ज्यादा प्रिसिशन है, प्रिसिसाइज है। क्यों बोल रहा हूं, देखिए वो वही मतलब है कि आपका जो टाइट्रेशन है कितने आसपास आसपास का ले चल रहा है,
समझे, कितनी आसपास आसपास का रिजल्ट आ रहा है, वही होता है प्रेसिशन। समझे। देन होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, ये तो प्रेसिशन की बात होगी कि आपका जो टाइट्रेशन दिया, जिसका एक सीरीज नंबर ऑफ टाइट्रेशन है, फिर उसका वैल्यू जब भी आसपास आसपास आएगा वो हो जाएगा प्रेसिशन। मतलब वो एक्यूरेसी नहीं है, वो सही में नहीं बोल रहा, वो गलत भी हो सकता है। फिर वो रिजल्ट को देख करके आपको खाली बताना है वो प्रेसिशन है या नहीं। वो प्रेसिशन है आप बता सकते हो, वो ज्यादा प्रेसिशन है, वो लेस प्रेसिशन है, वही बता जा सकता है। वो सही है कि गलत है वो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिशन का मतलब अब जो लिया जो डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन किया, उसका वैल्यू में कितनी क्लोजनेस है, कितनी आसपास रिजल्ट आ रहा है, वही हो रहा है प्रेसिशन। एक्यूरेसी का मतलब कितनी सही। आपका मान के चलो ट्रू वैल्यू, वही एक्सपेरिमेंट से भी देखा, ट्रू वैल्यू मान के चलो हो जाएगा, ट्रू वैल्यू मान के चलो हो जाएगा 4। डायरेक्ट में संभाल लिया 4 मतलब वो जो टाइट्रेशन किया, वो जो रिजल्ट किया, उसमें एक्यूरेसी किसका है, एक्यूरेसी क्या किसका है, ट्रू वैल्यू होता है वो जो टाइट्रेशन का वैल्यू आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, समझे। तो किसका एक्यूरेसी है, मुना का, रहीम का, रूबी का। रहीम का तो हो गया प्रिसिशन, क्योंकि उसका जो टाइट्रेशन था वो आसपास था, प्रिसिशन हो गया। एक्यूरेसी किसका होगा, देखिए एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू में कितनी पास होगा, ट्रू वैल्यू कितनी पास होगा, उसमें ट्रू वैल्यू कितनी पास होगा। पहले आपको उसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा तो क्या होगा 2.3 हो गया 2.8 वो हो गया 4। ऐड करो क्या आ जाएगा, सॉरी समझे कि नहीं, पहले उसको ऐड करो फिर पता चल जाएगा क्या होगा 2.3 2.8 4.0 1 ये हो जाएगा 2 2 4 4 8 9 9.1। उसको डिवाइड कर लो 3 से, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा समथिंग 3.3 आएगा। किसका वैल्यू, वो मुन्ना का वैल्यू आएगा 3.3। मैंने उसका क्यों एवरेज लिया, एवरेज क्या है पता है कि नहीं आपको। एवरेज का मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म आपने लिया उसको ऐड कर लो, फिर कितनी टाइम लिया उसको डिवाइड करो। जैसे हमने 3 राउंड लिया, 3 राउंड का जो रिजल्ट है उसको ऐड कर दिया 3 से डिवाइड करके, है कि नहीं, वो 3.3 आ गया। जब रहीम का क्या हुआ 2.4 फर्स्ट राउंड वैल्यू, सेकंड में आ गया 2.5, थर्ड में आ गया फिर 2.4, उसको ऐड करो, ऐड करने से क्या होगा देखिए, ऐड करो 4 4 5 8 समझे, 5 होता है 3 1 2 2 2 6 7 7.3 आ जाएगा। 7.3 कितने राउंड किया, उन्होंने भी 3 राउंड किया, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 136 2.6 वगैरह आएगा, समझे। उसका एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू है, समझे, एवरेज वैल्यू है। मैं एवरेज क्यों लिखा रहा हूं पता है, उसे डायरेक्ट तो आप पता नहीं लगा सकते हो, वो आंसर एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी पता लगाने के लिए जितनी एक्सपेरिमेंट उसका एवरेज पहले निकाल के वो जो वैल्यू आएगा उसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ही यूज किया जाता है, समझे। रूबी के पास क्या है 2.2 उसके बाद 2.8 फिर आ गया 3, समझे, क्या हो जाएगा 3 पॉइंट ये आ जाएगा 5.3, वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, कितना आ जाएगा 1.23 मतलब 1.7 ऐसी ना कुछ, कितना आ जाएगा 7 कुछ डिजिट आएगा, समझे। पहले आ गया 3.3 लिखिए किसका, मुन्ना का। रहीम की आ गया 2.6 समझे, और रूबी के आ गया 1.7। आपका वैल्यू होना चाहिए था 4, वो गिवन है, मैं बोल रहा हूं वो गिवन है, वो फिक्स है। तो 4 के आसपास किसने आया, मुना ने आया, मुना ने तो 4 दिया, ऐसे कि नहीं, वो मुना ही हो जाएगा एक्यूरेसी में। मतलब आपका जो सही वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू तो आपको पता नहीं, गिवन है, ट्रू वैल्यू के कितने आसपास है वो होता है एक्यूरेसी। और प्रिसिशन मतलब क्या है, आप रैंडमली कुछ एक्सपेरिमेंट ले लिया, लेकर के उसमें यदि आसपास आसपास रिजल्ट आ रहा है तो कोई भी बता सकता है, विदाउट मैंने मान के चलो मुझे करना है प्रिसिशन, मेरी रिजल्ट प्रिसिशन करना है, मैं
तो विदाउट टाइट्रेशन में लिख दूंगा 2.4 2.4 2.5, वो तो प्रिसिशन है, आसपास आ रहा है कि नहीं? वो डायरेक्ट प्रिसिशन लिख सकता है, परंतु एक्यूरेट तो लिख नहीं सकता है कि नहीं? प्रिसिशन मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट ले कितने आसपास है, एक्यूरेसी मतलब कितना सही आप जो किया वो सही है कि गलत है, वो होता है एक्यूरेसी, समझे? देन होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो तो फिनिश हो गया फर्स्ट कैलकुलेशन की पार्ट, अभी होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? या तो वो जितनी भी सारी चीज है, या तो वो सिंगल होगा या तो वो डबल होगा, सिंगल होगा या तो वो डबल होगा। उन्होंने बोले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्यों कॉम्बिनेशन होता है, आप क्यों कंबाइन करते हो कि, समझे? कंबाइन क्यों होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वही बोले कॉम्बिनेशन क्यों होता है, समझे? कॉम्बिनेशन क्यों होता है, समझे? इतना बताना है। वहां पे कुछ लॉ है, कॉम्बिनेशन होने की कुछ लॉ है। जैसे पहले हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंटोनी लावोइसियर ने दी थी। उन्होंने बोला टोटल मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट मींस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, है कि नहीं? मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं, A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, समझे? उसका मान के चलो 10 ग्राम, उसका भी 10 ग्राम, तो वो मान के चलो 20 ग्राम, तो वो 0 हो जाएगा, समझे? बोलने का मतलब रिएक्टेंट में जितनी मास होगा प्रोडक्ट में उतनी ही मास होगा, वो तो कंजर्वेशन है। मास का ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उन्होंने एक रिएक्शन C प्लस O, कंबोशन रिएक्शन है, CO2 बन गया। प्रूव करके देखो, कार्बन का मास कितनी होता है, कार्बन के पास कितनी मास होता है, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितने 16 इंटू 2, है कि नहीं? 32 12 वो हो जाएगा 44 हो जाएगा। CO2 में क्या होगा, देखिए 12 प्लस 16 इंटू 2 मतलब O भी हो गया 44, O भी हो गया 44। कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ कि नहीं? वो तो है, वो तो कार्बन थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, फिर भी उसके पास जो लॉस हुआ उससे ही सेम हुआ। इसलिए उन्होंने बोला है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या डिफिकल्टी है ना ये, क्या थोड़ी ना होता है प्रोडक्ट का मास हो तो रिएक्टेंट का मास सेम हो, मतलब कोई लॉस नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जितनी था उतनी ही रहेगा। उसके बाद होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि मान के चलो मैंने ले लिया, पहले एग्जांपल देखो, मान के चलो मैंने वाटर लिया, एक होता है सी वाटर, समझे? सी वाटर, एक होता है टैप वाटर, समझे? मैंने क्या है सिंथेसाइज किया, सिंथेटिक वाटर, समझे? तीनों वाटर लिया मैंने, सी वाटर लिया, टैप वाटर लिया, सिंथेटिक वाटर लिया, समझे? ये तीनों की तीनों वाटर है ना, ये तीनों की तीनों वाटर है। उन्होंने बोला है वाटर 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 के है, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपने पहले सी वाटर ले लिया कोई बात नहीं, टैप वाटर भी ले लिया कोई बात नहीं, सिंथेटिक वाटर मतलब मैंने सिंथेसाइज लैब में भी किया, उससे ही वाटर ही किया। वाटर में क्या होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा, तीनों में उन्होंने बोला है सेम ही होगा। कौन सा रेशियो? उसका एटॉमिक वेट का रेशियो, समझे? आप लॉ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन जो जोसेफ स्पार्क्स ने दिया था, उन्होंने ये बोला कि आप सेम कंपाउंड, क्या बोला, सेम कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम सेम एलिमेंट, वो कंपाउंड वाटर है, कहां से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या और कुछ भी, फिर भी क्या, सेम एलिमेंट कंटेन एग्जैक्टली सेम रेशियो ऑफ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा, वो क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब वहां पे देखिए हाइड्रोजन कितनी मास होता है 2:16, वो होता है 2:16, वो होता है 2:16। रेशियो क्या आ जाएगा 1:8, 1:8, 1:8। मतलब सभी में क्या होगा, रेशियो सेम आएगा, बराबर आएगा। वही तो बोल रहा है, वही तो बोल रहा है, ठीक है कि नहीं?